बॉयज सीजन 4 का पहला 3 एपिसोड्स रिलीज हो चुका है। सो वी थॉट ये इन फर्स्ट 3 एपिसोड्स को लेके बात करने का बेस्ट टाइम होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीरीज के सीजन 4 के पहले 3 एपिसोड्स के बारे में और कुछ हिडन डिटेल्स को लेके भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नाउ लेट्स मूव ऑन। द बॉयज के सीजन 4 का एपिसोड 1 शुरू होता है जब ये टिचुलर टीम विक्टोरिया न्यूमैन के आई ड्रॉप्स को एसिड से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अंधी हो गई तो वो किसी का सर फोड़ नहीं पाएगी। थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के बाद बुचर, जो कि बीमार है, किमिको और फ्रेंची के साथ होटल में जाता है जहां विक्टोरिया का इलेक्शन पार्टी चल रहा है। होमलैंडर, जो अपने प्यूबिक हेयर के लॉस से परेशान है, रायन के साथ पार्टी में आता है, जिसकी वजह से बुचर को वापस जाना पड़ता है। ऑकवर्ड होकर विक्टोरिया अपनी बेटी जोई और रायन को पेंट्री में आइसक्रीम खाने के लिए भेज देती है। रायन के अब्यूजर को पब्लिकली मारने के बाद होमलैंडर को पता है कि उसका रैंकिंग्स गिर गया है, तो वो चाहता है कि विक्टोरिया अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का यूज करके उसकी मदद करे। विक्टोरिया ऑब्वियसली होमलैंडर से दूरी बनाना चाहती है, लेकिन जैसे एक्सपेक्ट किया गया था, ये फैसिस्ट सुपर हीरो मीडिया का यूज करके न्यूमैन के साथ अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को पब्लिसाइज करता है। बुचर वहां पे आके कोशिश करता है कि रायन उसके साथ चले, लेकिन होमलैंडर आके रायन को मैनिपुलेट होने से रोक लेता है। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि बुचर किसी भी पल मर सकता है अपने ब्रेन क्लॉट की वजह से, और इसलिए वो रायन का ख्याल रखने के लिए लायक नहीं है। इसी बीच किमिको और फ्रेंची जोई को फेस करते हैं, जो कि कॉम्पाउंड वी लेने के बाद एक टेंटिकल माउथ सूप बन गई है, और ये दोनों मुश्किल से वहां से जान बचा के निकलते हैं। जब एमएम और एनी किमिको और फ्रेंची को रेस्क्यू कर रहे होते हैं, न्यूमैन ह्यूई से मिलने आती है। ह्यूई न्यूमैन को डिस्ट्रैक्ट करके उस पे एसिड फेंक के मारता है, पर उस पे कोई असर नहीं होता। बुचर फिर कोशिश करता है न्यूमैन को गोलियों से भून देने का, लेकिन वो बुलेट प्रूफ भी होती है। ह्यूई सोचता है कि न्यूमैन उनके सर फोड़ देगी, पर वो कहती है कि उन्हें एक ट्रूस कर लेना चाहिए, क्योंकि वायलेंस और रिवेंज से कुछ हासिल नहीं होगा। अगले दिन पता चलता है कि एमएम ऑफिशियली CIA के लिए काम कर रहा है। बुचर भी वहां होता है मैलोडी के साथ अपने डायनामिक की वजह से, लेकिन उसे एमएम मैलोडी और रॉबर्ट सिंगर के बीच की मीटिंग में घुसने नहीं दिया जाता। एमएम को उसकी और उसकी टीम की फेलियर के लिए डांटा जाता है और उसे याद दिलाया जाता है कि इलेक्शन के खत्म होने से पहले उसे न्यूमैन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बुचर अपने पुराने दोस्त कैसलर से मिलता है, जिसका रोल जेफरी डीन मॉर्गन ने प्ले किया है, और उनकी बातचीत से पता चलता है कि अब बुचर अपनी टीम का लीडर नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएम पे पास ऑन हो गया है। कैसलर और बुचर अपेरेंटली आर्मी में साथ काम करते थे, तो बुचर ऑब्वियसली उसके होमलैंडर को मारने की ऑफर को कंसिडर करने के लिए तैयार होता है। मॉनिक एमएम से मिलने आती है ये बताने के लिए कि उनकी बेटी जनीन वायलेंट हो रही है। मॉनिक सोचती है कि ये टॉड की एब्सेंस का रिजल्ट है। ये सब सुनते ही एमएम तैयार होता है अपने रिसोर्सेस का यूज करके टॉड को वापस लाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जनीन वायलेंट रास्ता चुन ले। कहीं और होमलैंडर एक सीवियर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, और डीप अभी भी अपने ऑक्टोपस के साथ रिलेशनशिप को क्लियर कर रहा है। ब्लैक नोआर वापस आ गया है, लेकिन असल में वो ब्लैक नोआर नहीं है। ये एक सुपर हीरो है जो ब्लैक नोआर बनने के लिए हायर किया गया है, क्योंकि ओरिजिनल वाला मर चुका है। बुचर न्यूमैन की मदद चाहता है रायन को होमलैंडर से दूर करने के लिए। न्यूमैन चाहती कि बुचर ह्यूई से कह के उसकी सारी डेटा को इरेज करवाए जो उसने ऑर्फनेज मैसेकर के बारे में कलेक्ट किया था। न्यूमैन बेसिकली होमलैंडर को बिट्रे करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो होमलैंडर के साइड पे रही तो वो उसका एक्सप्लॉइट करता रहेगा जब तक वो मर ना जाए। वैसे इस सीन में ये क्लियर हो जाता है कि बुचर बिल्कुल पागल हो गया है और इमेजिनरी लोगों से बात कर रहा है, जैसे बेका से। ह्यूई को पता चलता है कि उसके फादर को स्ट्रोक आया है। एनी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है जो एट रिस्क टीन्स के लिए है, जिसका नाम स्टारलाइट हाउस है, लेकिन जब से उसने सूट पहनना बंद कर दिया, उनके फंड्स भी कम हो गए। फ्रेंच भी वहां काम करता है और वो अपने दोस्त कॉलिन से मिलता है, जिसे वो एडिक्ट्स एनोनिमस ग्रुप से जानता है। किमिको नोटिस करते हैं कि फ्रेंची और कॉलिन शायद पहले एक रिलेशनशिप में थे, और ये रियूनियन उनकी पुरानी यादें वापस ला रहा है। होमलैंडर इसी बीच दुनिया के स्मार्टेस्ट पर्सन सिस्टर सेज के पास जाता है और डिसाइड करता है कि उसे 7 में रिक्रूट करेगा, क्योंकि उसे कोई चाहिए जो उसे सच बताए। एडिशनली होमलैंडर वार्ड का हेड होने के बावजूद खुश नहीं है।
इन्वेस्टर्स और रेटिंग्स पे डिपेंड करना उसे इरिटेट करता है। वो ह्यूमंस को मीनिंगलेस बनाना चाहता है और अपने बेटे के लिए एक प्योर वर्ल्ड बनाना चाहता है। सेज जानती है कि ये आइडिया कितना जेनोसाइडल है, तो वो एक ऑल्टरनेट अप्रोच प्रपोज करती है जो इन्वॉल्व करती है एक सिविल वॉर शुरू करना और इसे यूज करके होमलैंडर को ह्यूमन रेस के लॉर्ड और सेवियर की तरह पोजीशन करना। अगले दिन एमएम किमिको और फ्रेंची को लेके टॉड को ढूंढने जाता है। एक फैसिलिटी के बाहर होमलैंडर सिम्प टॉड दो होमलैंडर सपोर्टर्स और सेज के साथ मिलता है और जब उनका हीरो सामने आता है वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन ये खुशी जल्दी ही एक एक्सट्रीम डर में बदल जाता है जब होमलैंडर नोआ, डीप और ई ट्रेन को उन्हें ब्रूटली मारने का ऑर्डर देता है और खुद निकल जाता है। नोआ और डीप उन ह्यूमंस पे टूट पड़ते हैं और जबकि ई ट्रेन किसी को नहीं मारता वो टॉड को भागने से रोकता है और नोआर उसे मौत के घाट उतार देता है। सीन फिर शिफ्ट होता है कोर्ट हाउस में जहां होमलैंडर को इनोसेंट डीम्ड किया जाता है, एक इनोसेंट आदमी को ब्रॉड डे लाइट में मारने के बावजूद। सेज वहां पहुंचती है स्टारलाइट सपोर्टर के रूप में और वो एक राइट शुरू करती है। फ्रेंची, एमएम और किमिको वहां पहुंचते हैं कुछ स्टारलाइट सपोर्टर्स को लिंच्ड होने से बचाने के लिए। इस केओस के बीच फ्रेंची कॉलिन को बचाने के बाद उसके साथ एक किस शेयर करता है। एड्रियन को एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें उसे उन 3 डेड बॉडीज को राइट के सीन पे डिलीवर करने के लिए कहा जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ये बातें ना मानने की। एनी टाइम पे पहुंचती है लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि एनी और उसके सपोर्टर्स उन 3 होमलैंडर फैन बॉयज के मर्डर से एसोसिएटेड हो जाते हैं। फिर रायन रिवील करता है कि वो नहीं चाहता कि बुचर मरे, जो रायन और होमलैंडर के ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप में और भी रिफ्ट लाता है। हम देखते हैं कि डीप अभी भी उस ऑक्टोपस के साथ रिलेशनशिप में है। फ्रेंची कॉलिन के घर पे होता है और वो कॉलिन और उसके पेरेंट्स का एक फैमिली पिक्चर उठाता है और सस्पिशियसली फोटो फ्रेम को नीचे रख देता है, thereby hinting at a possible link between him and कॉलिन का फैमिली। यूवी की माँ अपने कोमाटोज स्टेज में रहे हस्बैंड के लिए वापस आती है और फाइनली हम देखते हैं कि बुचर बेका के गोस्ट से बात कर रहा है क्योंकि वो अब भी कंफ्यूज्ड है कि वो रायन, होमलैंडर और न्यूमन से क्या चाहता है। उसके मैसेजेस से ये क्लियर होता है कि वो न्यूमन का कॉम्प्लिस बनने के लिए तैयार है। फिर ये शो द ब्लाइंड साइड फिल्म का मजाक उड़ाता है और एक पैरोडी इनैक्ट करते हैं जिसमें ए ट्रेन और विल फेरल है ए ट्रेन की बायोपिक के शूट के टाइम। इस पे काफी रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ई ट्रेन इन चीजों को कॉल आउट करता है पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है मूवी करने के अलावा क्योंकि वॉट जो चाहता है वो करना पड़ता है। फिर टीवी पे 2 ब्लैक आदमियों बेनी लॉन्ग और इयन रैशफोर्ड को होमलैंडर सपोर्टर्स के मर्डर्स के लिए दोषी बताया जाता है। ये झूठ है क्योंकि इन दोनों का मर्डर से कोई लेना देना नहीं था, पर शो ये दिखाता है कि जब न्यूज में ब्लैक आदमियों को क्रिमिनल बताया जाता है कोई उसे कॉल आउट नहीं करता क्योंकि लोगों के दिमाग रेसिस्ट थॉट से भरे हुए हैं। यूवी भी काफी परेशान है अपने माँ के सडन अपीयरेंस से और प्रॉब्लम यह है कि डैफ्ने के पास ह्यू के पावर ऑफ अटॉर्नी है ना कि ह्यूई के पास। तो वार्ड की एम्प्लॉय वो ऑर्डर डिसाइड करती है ह्यू के लिए क्या बेस्ट है ना कि ह्यूई। इस वजह से ह्यूई बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो अपने फादर के साथ हमेशा था जबकि डैफ्ने उन दोनों को छोड़ के चली गई थी जब ह्यूई बच्चा था। किमिको अपेरेंटली स्पीच थेरेपी सेशंस ले रही है और वो अच्छे नहीं जा रहे क्योंकि थेरेपिस्ट उसको फोर्स कर रहा है अपने वायलेंट पास्ट के साथ कन्फ्रंट करने के लिए जो द शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी द्वारा एक्सप्लॉइटेड होना था। बुचर अपनी टीम को रिवील करता है कि वो बोरोड टाइम पे जी रहा है और उसके पास 6 महीने से भी कम वक्त है और एमएम फिर डायरेक्टली उसको टीम से निकाल देता है उनसे ये इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए। वॉटर में इवन लैम्बर्ट और सेथ रीड रान के सुपर हीरो मेकओवर का पिच रान और होमलैंडर को देते हैं पर बच्चे को वो इम्प्रेस नहीं करता। सेज कहते हैं कि उन्हें उसको ऐसे लॉन्च करना चाहिए जैसे वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस हो क्योंकि अगर लोग उसको सिर्फ वॉट का एक और प्रोडक्ट देखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। होमलैंडर नहीं चाहता कि रायन की इमेज उसकी इमेज से दूर हो पर सेज उसको कन्विंस कर लेती है कि अगर रायन अकेला लोगों को बचाएगा तो ये रायन और होमलैंडर दोनों के लिए बेटर होगा। एशली को लगता है कि उसकी पोजीशन को सेज से खतरा है तो वो उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है पर ये कंप्लीटली बैकफायर हो जाता है क्योंकि सेज स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट है और वो डीप को एशली के अगेंस्ट टर्न करने की भी कोशिश करती है। इसी बीच एमएम, किमिको और फ्रेंची उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें सेज के प्लान का पता लगाना है पर उन्हें बुचर वहां मिलता है।
उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो उसको अपने साथ ले जाना पड़ता है। बुचर एमएम, फ्रेंची और किमिको एक QAnon-esque इवेंट में एंटर करते हैं जिसका नाम ट्रूथ कॉन है। बच्चों के केजेस में इमेजेस देखकर किमिको ट्रिगर हो जाती है क्योंकि ये उसके ट्रबल पास्ट की याद दिलाते हैं। वो ग्रुप से अलग हो जाती है और ड्रंक हो जाती है। फायरक्रैकर हॉलीवुड के बारे में एक बिगेटेड ऑल्ट-राइट रैंट देती है और सीन ब्रीफली शिफ्ट होता है ह्यूई और एनी पर, जो A-Train को फॉलो करने के मिशन पर है। वो अपने नेफ्यूज को अपने हीरोइस के बारे में बता रहा होता है, पर नेथन, उसका भाई, जो ऑब्वियसली गुस्सा है क्योंकि A-Train ने कुछ सब्सटैंशियल नहीं किया ब्लू हॉक को रोकने के लिए, जो उसको क्रिपल्ड कर गया था, उसे इंटरप्ट कर देता है। नेथन A-Train को एम्बैरस करता है और अपने बेटों को कहता है उसकी झूठी बातें सुनना बंद करे। A-Train सीन से निकल जाता है और ह्यूई और एनी दूर से ये सब देखते हैं। वापस ट्रूथ कॉन में सेज फायरक्रैकर से मिलने कहती है क्योंकि वो उसको होमलैंडर के बिहाफ में 7 में इंडक्ट करना चाहती है। बुचर सेज को पकड़कर उससे उसके प्लान के बारे में सब कुछ रिवील करवाना चाहता है, पर एमएम इस मिशन को सिर्फ सर्वेलेंस तक लिमिटेड रखना चाहता है। ये दोनों के बीच एक फिस्ट फाइट हो जाता है। ह्यूई और एनी हेडक्वार्टर्स वापस आते हैं और देखते हैं कि A-Train उनका वहां वेट कर रहा है। एक्चुअली वो उन्हें एक फुटेज देता है उन दोनों स्टारलाइट सपोर्टर्स का जो होमलैंडर सपोर्टर्स को मारने के लिए अक्यूज किए गए हैं, जो प्रूफ करता है कि वो लोग राइट के वक्त वहां कहीं आसपास नहीं थे। A-Train फिर एक फिल्म से रीजन देता है अपने काइंड जेस्चर के लिए और दोनों को थैंक्स कहता है उनके फैमिली के बीच इंटरफेयर ना करने के लिए। पर सच में मेरा मानना है कि वो अपने कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है और उन्हें सिस्टमैटिक रेसिज्म का विक्टिम बनने से बचाना चाहता है। दूसरी तरफ रायन का डेब्यू रेस्क्यू मिशन हॉरिबली लॉन्ग हो जाता है क्योंकि होमलैंडर का अनस्क्रिप्टेड अपीयरेंस उसको नर्वस कर देता है और वो एक स्टंट परफॉर्मर को गलती से मार देता है। सेज, फायरक्रैकर, स्प्लिंटर और स्प्लिंटर के क्लोन्स किमिको, एमएम और फ्रेंची को एम्ब्यूश करते हैं। सेज फायरक्रैकर को कहती है कि वो इन तीनों को मारने का एक्ट अपने ऑडिशन की तरह ट्रीट करे और फिर सीन से एग्जिट हो जाती है। एक पॉइंट पर हमारा टीम वो कंबाइंड माइट ऑफ स्प्लिंटर और फायरक्रैकर से ओवरवेल्म्ड हो जाता है, पर तभी बुचर वहां आ जाता है और हीरोज के फेवर में स्केल्स को टिप कर देता है। क्योंकि बुचर स्प्लिंटर प्राइम को मार देता है, इसीलिए उसके सभी क्लोन्स कुछ सेकंड्स में मर जाते हैं। फायरक्रैकर वहां से भाग जाती है और कोर्ट में A-Train की मदद से स्टारलाइट सपोर्टर्स फ्री हो जाते हैं। फ्रेंची हाई हो जाता है और शेरी से कॉलिन के साथ अपने अफेयर के बारे में बात करता है। ये फिर रिवील होता है कि फ्रेंची ने ही अपेरेंटली कॉलिन के पूरे फैमिली को मार दिया था। कॉलिन ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ नहीं जानता और इसलिए फ्रेंची को कॉलिन के साथ इंटीमेट होने में इतना बुरा लगता है। ह्यूई डैफ्ने को कन्फ्रंट करता है उसके अबैंडन करने के बारे में और वो अपने माँ से कहता है कि अगर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी रिलिंक्विश नहीं की तो वो उसको कोर्ट में ले जाएगा। मीनवाइल किमिको डिसाइड करती है कि वो न्यूयॉर्क में शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स के पीछे जाएगी अपने थेरेपी सेशंस के बजाय। बुचर एमएम के सामने अपने लाइफ डिसीजंस पर अफसोस करता है और कैसे उसके पास उन्हें फिक्स करने का टाइम नहीं है ये भी बताता है। वो कहता है कि वो मरने से पहले एटलीस्ट एक चीज सही करना चाहता है और वो है रायन को बचाना। एमएम उसे वापस लेने से डिनाई कर देता है और बुचर बिना एक भी शब्द प्रोटेस्ट किए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट होमलैंडर फायरक्रैकर सिस्टर सेज और रायन को पब्लिक के सामने 7 के नए मेंबर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि केस्लर अभी बुचर का इकलौता पार्टनर इन क्राइम है, लगता है कि बुचर के पास केस्लर को डिफाई करके रायन को एक और मौका देने का ऑप्शन नहीं है। होमलैंडर सीरियस बात करते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने की ताकि वो बिना किसी दिक्कत के साथ में काम कर सके, लेकिन एक डिप्रेस्ड रायन को देखकर होमलैंडर परेशान हो जाता है। एनी ह्यूई को एक लॉयर के पास ले जाती है जो बेसिकली ये बताता है कि ह्यू ने डैफ्ने को जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अपनी मर्जी से ये पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। तो अगर ह्यूई सच में अपने कोमैटोस डैड के लिए डिसीजंस लेना चाहता है तो उसको अपनी माँ के साथ अच्छे टर्म्स पर रहना पड़ेगा। तभी फायरक्रैकर के प्रोपेगेंडा से रेडिकलाइज्ड एक आदमी स्टारलाइटर्स के प्रेमाइसेस में एंटर करता है और एफर्मेंशन लॉयर को मारने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से फ्रेंची जंप करके उस लॉयर को बचा लेता है और उस मेनियाक को इनकैपेसिटेट कर देता है। सिंगर और न्यूमन का एक ब्रीफ कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें वो सूप को सिविल सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेस में आउटराइट बैन करने की बात करते हैं।
न्यूमैन सीमिंगली एग्री करती है सिंगर का कहना मानने के लिए, लेकिन उसको पता है कि ये उसके होमलैंडर के साथ रिलेशंस को इफेक्ट करेगा। किमिको एक हाई ऑन पिल्स फ्रेंची को बताती है कि वो शाइनिंग स्टार लिबरेशन आर्मी के न्यूयॉर्क विंग को टेक डाउन करना चाहती है। ह्यूई और स्टारलाइट को बताता है कि वो ए ट्रेन को कन्विंस करना चाहता है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसने पहले से कुछ इनिशिएटिव दिखाया है बाय फ्रीइंग दो स्टारलाइटर्स। बुचर रायन से एक मॉर्टल कॉम्बैट एस्क टूर्नामेंट ऑफ हीरोज गेम के जरिए बात करता है और उसको अपने घर आने के लिए कहता है बातचीत करने के लिए। रायन हेजिटेंट होता है, लेकिन बुचर उसको इमोशनली मैनिपुलेट करता है अपने हेल्थ को लेकर। होमलैंडर एशली को डिमोट करता है क्योंकि सिस्टर सेज अब उसका काम कर रही है और उसको वॉट मैस्कॉट बना देता है। एशली मीटिंग रूम से ऑकवर्ड मैनर में निकलती है। सेज फिर पॉइंट आउट करती है कि डीप के कंप्लेसेंसी की वजह से किसी ने हम जानते कि वो ए ट्रेन है, वो फुटेज चुरा लिया है जो स्टारलाइटर्स को फ्री करने के लिए यूज हुआ था, और इसीलिए डीप क्राइम एनालिटिक्स डिपार्टमेंट का हेड नहीं रहेगा। उसके बाद डीप की ऑक्टोपस गर्लफ्रेंड उसको बेटर फील कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मैजिक उस पर काम नहीं करता और एशली अपना गुस्सा कोलमैन के साथ अपने यूजुअल सेक्सुअल रिचुअल में निकालती है। रायन बुचर के घर आता है और वो तुरंत उसको स्पाइक्ड कुकीज ऑफर करता है, लेकिन क्योंकि रायन भूखा नहीं होता वो उन्हें नहीं खाता। इसका मतलब है कि बुचर को सच में रायन से बात करनी पड़ेगी जब तक वो हंग्री या कंफर्टेबल इनफ ना हो उन कुकीज को खाने के लिए। इसी बीच नेथन का फोन हैक करता है और ए ट्रेन को स्टेडियम में लाता है जहां वो प्रैक्टिस करता था। ए ट्रेन को कन्विंस करने की कोशिश करता है वॉट और उनकी ईविल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक्ट करने के लिए, और लगता है कि ए ट्रेन हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि वो की बातें सुनता है इसका मतलब ये है कि उसका अभी भी कुछ हिस्सा सही काम करना चाहता है। किमिको और फ्रेंची शाइनिंग स्टार हाइडआउट में एंटर करते हैं और तभी फ्रेंची के ड्रग्स प्रॉपर्ली किक इन करते हैं। तो जब किमिको टेररिस्ट को हैंडल करती है, फ्रेंची हेलुसिनेट करता है अपने पास्ट के बारे में। किमिको अपने पास्ट की एक फेमिलियर फीस से मिलती है और जब ये स्कार्ड गर्ल किमिको को मारने की कोशिश करती है वो रिटेलिएट नहीं करती। फ्रेंची पूछता है ये कौन है, पर किमिको उसको स्ट्रेट आंसर नहीं देती क्योंकि वो गुस्से में है कि फाइट के दौरान फ्रेंची उसकी मदद क्यों नहीं की। सीन फिर बुचर और रायन पर शिफ्ट हो जाता है जो सीमिंगली एक दूसरे से काफी अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बुचर कंसर्न हो जाता है जब रायन ये बात लाता है कि होमलैंडर उसको सिखाता है कैसे लोगों को मारने में ओके फील करना चाहिए, लेकिन पैनिक करने के बजाय बुचर रियलाइज करता है कि एक छोटी सी चांस है कि रायन होमलैंडर जैसा ईवल नहीं बनेगा क्योंकि उसे सही और गलत का फर्क मालूम है। तो वो उसको कुकीज नहीं खिलाता और बस अपने एग्जिस्टेंशियल थॉट्स अपने स्टेपसन के साथ शेयर करता है। वॉट टावर में अनीका को क्वेश्चन के लिए लाया जाता है क्योंकि उसने कुछ कपड़े स्टारलाइट हाउस को डोनेट किए थे। सिस्टर सीज उसको प्रॉमिस करती है कि कुछ नहीं होगा अगर वो सच बोलती है, लेकिन जैसे ही वो कहती है कि स्टारलाइट ने उसे कुछ ट्रैक करने के लिए कहा था, होमलैंडर उसको मार देता है। एक हॉरिफाइड एशली अपना रेजिग्नेशन लेटर श्रेड करती है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो वॉट छोड़ने की कोशिश करेगी तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उसको सूप्स और वॉट के इनर वर्किंग्स के बारे में बहुत ज्यादा पता है। वॉट टावर के दूसरी तरफ स्टारलाइट फायरक्रैकर से उसके कंसिस्टेंट रिवर ऑफ रीच के बारे में कन्फ्रंट करती है। फायरक्रैकर उसको याद दिलाते हैं कि वो दोनों सेम पिजन सर्किट में थे जब बच्चे थे और एनी ने एक झूठी अफवाह फैलाई थी फायरक्रैकर के प्रॉमिस्क्यूटी के बारे में। एनी के रूड बिहेवियर की यादें वापस आ जाती है और वो फायरक्रैकर से माफ़ी मांगती है उसकी रेपुटेशन टार्निश करने के लिए, लेकिन क्योंकि फायरक्रैकर अब एनी से ज़्यादा पावरफुल है वो उसको माफ़ करने से मना कर देती है और एनी को उतना ही ह्यूमिलेट करना चाहती है जितना उसने फायरक्रैकर को किया था। और ह्यूई आइस स्केटिंग रिंग पहुंचते हैं ए ट्रेन से टिप मिलने के बाद, जहां न्यूमैन को होमलैंडर और सिस्टर सीज से मिलना है। तो ह्यूई इस इवेंट्स में चला जाता है और सीज का आइडिया सुन लेता है प्रेसिडेंट को मारने और मार्शल लॉ इन्वोक करने का प्लान पिच करते हुए। इस तरफ विक्टोरिया के हाथ साफ रहेंगी और वो ब्यूरो ऑफ ह्यूमन अफेयर्स को डिसबैंड कर सकती है, जिससे सूप्स पूरी तरह से अमेरिका को टेक ओवर कर लेंगे। ये कॉन्वर्सेशन ह्यूई के स्वेट ड्रॉपलेट से इंटरप्ट होती है जो होमलैंडर के कंधे पे गिर के उसको बर्जर्क कर देती है। ह्यूई मिराकुलसली ए ट्रेन के जरिए बच जाता है और वॉट ऑन आइस के ज्यादातर कास्ट और क्रू मेंबर्स भी इस कियोस्क से मारे जाते हैं और भी वहां से किसी तरह जिंदा निकलता है।
उसके बाद ह्यूई हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ से प्रॉपरली बात करने का डिसाइड करता है। वो उससे पूछता है कि उसने उसको क्यों छोड़ा और वो कहती है कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफर कर रही थी। एक रात उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, पर ये प्लान काम नहीं किया और उसने रियलाइज किया कि वो ह्यूई और ह्यू की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने फिर सब कुछ छोड़ दिया ताकि अपने आप को ठीक कर सके। ह्यूई रियलाइज करता है कि उसको डैफ्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने उसको इतने टाइम तक गलत ट्रीट किया है बिना उसको समझने की कोशिश किए। लेकिन देखने में लगता है कि ह्यूई अब उस पुरानी बात को भूल चुका है और वो अपनी माँ के साथ एमिकेबल टर्म्स पे रहने वाला है। एपिसोड 3 के एंड में केस्लर और बुचर का एक ह्यूज वर्बल बैटल होता है क्योंकि बुचर ने रैन को वापस होमलैंडर के पास जाने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि वो एक अच्छा बच्चा है। केस्लर कहता है कि बॉटम लाइन ये है कि उनको फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे उसको एक एंटी सूप वेपन बनाया जाए या कैसे उसको मारा जाए, क्योंकि दुनिया 2 होमलैंडर्स को हैंडल नहीं कर पाएगी। वॉच टावर में सेज और डीप एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन एक ब्लडी और बिटर क्लास्ट जो लैबोटमाइज के लिए यूज होता है टेबल पर रखा हुआ था, जो कुछ सिनिस्टर हिंट करता है जो शायद शो में बाद में रिवील होगा। होमलैंडर रियलाइज करता है कि रैन बुचर से मिल चुका है और वो इनसेनली एंग्री हो जाता है। रैन अपने रूम में भाग जाता है जब होमलैंडर के ऑल्टर ईगोस अपीयर होते हैं और उसको कहते हैं कि वो अपने ओरिजिन्स में वापस जाए ताकि वो इस रिकरिंग इशू को फिक्स कर सके कि वो थोड़ा सा भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। होमलैंडर रियलाइज करता है कि उसमें अब भी थोड़ी ह्यूमैनिटी बची है और उसको इसे खत्म करना होगा ताकि वो ट्रूली रूथलेस बन सके। कुछ ग्लिम्सेस एक बेसमेंट ऑफिस के दिखाए जाते हैं जो कि शायद ये हिंट करता है कि अगले एपिसोड में होमलैंडर वहां जाने वाला है जहां उस पर वॉट के सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे अपने पास्ट से डील करने के लिए। क्या ये होमलैंडर को और ज्यादा अनहिंज्ड बना देगा? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल नेक्स्ट एपिसोड के वेट करने के। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द बॉयज सीजन 4 देखने के अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। सिनेमा सीरीज की वीकली डोज मिस ना करने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय, डैडीज होम एंड आई विल बी बैक।